अब हम शुरू करने लगे हैं पॉलिसी इफेक्ट्स केसेस ऑन गुड्स मार्केट, मनी मार्केट एंड रिजर्व मार्केट। ठीक है, गुड्स मार्केट यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, मैं आपको उनको ड्रॉ करके ही दिखा देती हूँ इन तीनों मार्केट्स को साइमल्टेनियसली कि ये काम कैसे करेंगे। ठीक है जी, ठीक है, पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं गुड्स मार्केट। ठीक है, अब इस एरिया के अंदर मुझे तीनों मार्केट्स को एडजस्ट करना है। ठीक है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ पे प्राइसेस है। ठीक है, और गुड्स मार्केट की कोशिश ये होती है कि वो स्टेबलाइज करे वाई एंड पी। वजह प्राइस का बढ़ना इन्फ्लेशन बढ़ा ले आएगा, या आउटपुट का कम होना जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट ले आएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक इनकम जब कम होगी तो अगले साल जो है बिजनेसेस उतने ही लोगों को अनएम्प्लॉयड कर देंगे ताकि वो अपने अखराजात पूरे कर सकें। ठीक है, या अब यहाँ पे हम बात करने लगे तो था गुड्स मार्केट। ठीक है, अब यहाँ हम बात करने लगे हैं मनी मार्केट की, मनी डिमांड। ठीक है, और मनी सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे था इंटरेस्ट रेट और यहाँ पे है मनी। ठीक है, ये जो इक्विलिब्रियम का इंटरेस्ट रेट यहाँ चल रहा है, सेम यही इंटरेस्ट रेट यहाँ चल रहा होगा रिज़र्व के अंदर। ठीक है, ये आ गया रिज़र्व की सप्लाई, ये आ जाएगी यहाँ पे रिज़र्व की डिमांड। ठीक है, आई हैव डन द ब्लेंडर। रिज़र्व, ये जो इंटरेस्ट रेट यहाँ चल रहा है ये इसका इक्विलिब्रियम बनेगा। ठीक है, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो रिज़र्व की जो सप्लाई है वो एक्सोजेनसली कांस्टेंट है, यानी कि इस तरीके से RS। ठीक है, वेयरएस जो रिज़र्व की डिमांड है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, ये इक्विलिब्रियम। रिज़र्व की डिमांड मनी की डिमांड से बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रिज़र्व की सप्लाई जो है वो मनी सप्लाई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट रेट और ये इंटरेस्ट रेट, ये दोनों बिल्कुल बराबर है। ठीक है, मनी मार्केट की कोशिश है क्या है, वो उसकी कोशिश है कि M यानी कि मनी और इन्वेस्टमेंट दोनों को सेफ रखे, सिक्योर रखे। इंटरेस्ट रेट है, सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, इन सेम वे रिज़र्व मार्केट की है कि रिज़र्व्स और इंटरेस्ट रेट को सेम रखें। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको वो इस्तेमाल करेंगे, और हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हम स्टेबलाइज करें वाई एंड पी को। ठीक है, जिस हद तक स्टेबलाइजेशन हो सके उस हद तक। ठीक है, अब हम शुरू करने लगे कुछ केसेस। ठीक है, जिसके अंदर अनसर्टेन चेंजेस हो जाएंगी और एक्सोजेनस चेंजेस आ जाएंगी और डिफरेंट। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं इनसे। ठीक है, मैं पहला केस लिख रही हूँ। ठीक है, पहला केस, ठीक है, पहला केस है अनसर्टेनिटी, ये अनसर्टेन इन AD। ठीक है, यानी कि या तो मैम इस तरीके से दे देंगी या मैम बोल देंगी कि सडन राइज इन कंजम्पशन। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को या ये करने से पहले जो है ISLM को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ISLM जो है, ISLM से या एग्रीगेट डिमांड की जो डेरिवेशन, अलजेब्रिक डेरिवेशन है, उससे आपकी इक्वेशन आती है, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि C और I का इंक्रीज़ होना या रिड्यूस होना एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट डालेगा। ठीक है,
बेहतर तो यही है कि उस तरीके से कर लिया जाए, ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि रटने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब मैं तीनों मार्केट्स बना रही हूँ। ठीक है, अब मैं मेंशन नहीं करूँगी कि कौन सी मार्केट कौन सी है, क्योंकि मैंने अभी आपको इंट्रो में सब बता दिया। सिर्फ और सिर्फ इनके एक्सेस मेंशन करूँगी बस। ठीक है, ये तो आगे गुड्स मार्केट, आउटपुट एंड प्राइसेस, ये आ गया एग्रीगेट डिमांड, ये आ गया एग्रीगेट सप्लाई। यानी पहले तो मैं इसमें बना रही हूँ वो इक्विलिब्रियम, जो 1 इक्विलिब्रियम में बना रही हूँ। ठीक है, यानी जिसके ऊपर अभी कोई चेंजेस लागू नहीं हुए। ठीक है, ये आ गया मनी मार्केट, ये आ गया मनी की डिमांड, मनी की सप्लाई। ठीक है, पहला। ठीक है, ये वाला इंटरेस्ट रेट जो है हम यहाँ से मार्क कर लेंगे। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ पे रिजर्व्स जो है, पहले मैंने आपको बता दिया एक्सोजेनसली कांस्टेंट है, और जो डिमांड है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, ये डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करवा दिया। ठीक है, ये 1 और ये रिजर्व सप्लाई। ठीक है, ये तो वो हो गया ना कि ये चेंज से पहले का, अब चेंज को शो करना है। ठीक है, अब आई कंजम्पशन और इनकम के बढ़ने से, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से आपका एग्रीगेट डिमांड जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ साथ साथ थोड़ा सा करके। ठीक है, राइज इन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉजेज एल, ठीक है, कॉजेज एडी टू राइज। ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड जो शिफ्ट हो रहा है, पहली बार आ गया, उसको मैं इसी से शो करूँगी। ठीक है, ठीक है, ये आगे शिफ्ट हो गया पैरेलल। ठीक है, ये आ गया नया एग्रीगेट डिमांड का, इसको मैं यहाँ से 1 से ही शो कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि शिफ्टिंग जो है ये पहली, अब इस पहली शिफ्टिंग की वजह से ये 2 पॉइंट आ गए। ठीक है, इस 2 पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ गई है और इनकम भी। ठीक है, आउटपुट भी बढ़ गया है, प्राइसेस भी बढ़ गई हैं एज़ कम्पेयर टू दीज। ठीक है, एडी के बढ़ने से प्राइसेस बढ़ गई। अब प्राइसेस के बढ़ने से क्या हो गया कि एक तरीके से समझ रहे महंगाई हो गई। ठीक है, यानी कि रियल इनकम जो लोगों के हाथ में थी वो कम हो गई। अब महंगाई हो गई तो क्या होता है, हम लोग पैसे ज़्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि हमने अपनी ज़रूरियात तो पूरी करनी होती है ना। ठीक है, तो रियल इनकम के कम होने की वजह से मनी की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, लिंक समझ में आया आप लोगों को? ये प्राइसेस मार्केट में बढ़ गई चीज़ों की। अब हमने जितनी कंजम्पशन करते थे, कंजम्पशन तो हम उतनी करेंगे। ठीक है, अब फ़र्क ये है कि हमारे हाथ में उतनी मनी डिमांड नहीं है, तो मनी डिमांड हमने इसलिए बढ़ाई ताकि इन्फ्लेशन के होते हुए हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। ठीक है, तो मनी डिमांड को बढ़ा देंगे। ये मनी डिमांड पैरेलली आगे शिफ्ट हो गई। ये मनी डिमांड डैश 0.2, ये यहाँ पे 1 शो कर दिया। ठीक है, अब मैंने भी आपको बताया था कि मनी डिमांड और रिज़र्व डिमांड जो है बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ से ये भी आगे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब ये उतना ही आगे शिफ्ट होगा जितना इंटरेस्ट रेट सेम रहे, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, ये आ गया रिज़र्व डिमांड 2। ठीक है, ये नया इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट रेट आ गया। ठीक है, तो ये प्राइस 2 है, ये इंटरेस्ट रेट पहला था, ये इंटरेस्ट रेट पहला था, और ये नया इंटरेस्ट रेट आ गया। ठीक है, ये मार्केट के अंदर नया मनी सप्लाई आ गया, ये इनिशियल मनी सप्लाई था। ठीक है, अब इस इनिशियल मनी सप्लाई को मैं एम डैश का नाम दे रही हूँ, और किसी वजह से दे रही हूँ, वो अभी आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, ये आर तो अपनी जगह कांस्टेंट है। ठीक है, मनी डिमांड के बढ़ने की वजह से रिजर्व्स की डिमांड भी बढ़ गई। मार्केट के अंदर जो है, मार्केट का इंटरेस्ट रेट जो है वो भी
बढ़ गया, पूरे तरीके से मार्केट जो है वो डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, अब हमारे पास दो पॉलिसी है। या तो ये इनिशियल का मनी सप्लाई जो है इसको कांस्टेंट कर दिया जाए, यानी कि एक ऐसा पॉलिसी डाल दी जाए या मनी सप्लाई कम या ज़्यादा करके पिछली मनी सप्लाई पे आ जाया जाए, और या फिर ये जो इंटरेस्ट रेट था इसके बराबर जाए। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट या मनी सप्लाई कांस्टेंट। अब इन दोनों पॉलिसीज़ को लगा के हम देखेंगे कि स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कौन से केस में हो रही है, फिर हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब ग्राफ तो दो दिखा देते हैं आपको पहले। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं मनी सप्लाई कांस्टेंट, यानी कि ये वाला जो मनी सप्लाई चल रहा था इसको कांस्टेंट, इसको मैं चूज़ कर रही हूँ दूसरे कलर से। ठीक है, मैं रेड कलर से इसकी शिफ्टिंग शो कर रही हूँ, यानी ये जो एम था इसको लेकर आना है। ठीक है, अब सेंट्रल बैंक के पास तो सिर्फ मनी सप्लाई को बढ़ाना या कम करना पॉलिसी है, इसके अलावा नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मनी सप्लाई को कम किया। ठीक है, मनी सप्लाई को कम किया, ये इसको आप 2 का नाम दे दें। ठीक है, ये 0.3 हो गया, 3A कर दें इसको बेशक। ठीक है, ठीक है, यानी कि मनी सप्लाई कम की, और मनी सप्लाई कम करने से क्या हो गया, मार्केट के अंदर पैसे कम हो गए। ठीक है, तो ये जो रिज़र्व्स थे ये भी कम हो जाएंगे। ठीक है, और ये कितने कम होंगे कि ये जो I3 है इसके बराबर आ जाए। ठीक, ये यहाँ से मनी सप्लाई कम होने की वजह से रिज़र्व भी कम होगा, तो एक्सोजेनस पार्ट कम हो गया, ये 3A आ गया, ये यहाँ से इसको जो है आप 2 का नाम दे रहे हैं। ठीक है, आई नो बहुत खिचमिच है, मगर इसको समझने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। ठीक है, तो मनी सप्लाई को कम किया, जो 2 पे थे उसको हमने 3A पे लिया, क्योंकि हम फिलहाल पॉलिसी को लगा के चेक कर रहे हैं कि कौन सी चलेगी। तो पहले तो हमने मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखने वाली पॉलिसी चेक करनी है। ठीक है, उसके बाद चूँकि ये ठीक है, तो ये रिज़र्व सप्लाई कम होगी, क्योंकि ये सेम उसी तरीके से, ठीक है, ये सेम उसी तरीके से, क्योंकि मनी सप्लाई का कम होना जो है वो रिज़र्व को भी कम करेगा। मैंने पहले बताया कि दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या होगा, ठीक है, अब ये होगा कि मनी सप्लाई के यहाँ पे कम होने से एग्रीगेट डिमांड अपनी जगह वापस चला जाएगा, ये यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई की कमी की वजह से इंटरेस्ट रेट जो कि और आगे बढ़ गया और ऊपर हो गया, कम ज़्यादा हो गया था। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट का एग्रीगेट डिमांड से जो रिलेशनशिप बनता है उस हिसाब से एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो जाएगा उसके बढ़ने से, और वापस 0.1 पे आ जाएगा। 0.1 पे आने की वजह से वही प्राइस और वही आउटपुट। ठीक है, अब इस पर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर तुम देख रहे हैं कि सस्टेन हो रहा है। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट करके देख लेते हैं, यानी कि ये रही वो इंटरेस्ट रेट जिसको हमने कांस्टेंट करना है। अब मैं अपना पेन जो है चेंज कर रही हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट करना है, यानी कि ये वाला MD था यहाँ से यूँ, तो ये मनी सप्लाई को जब हम बढ़ा देंगे इस पे MSBB, ठीक है, यानी कि ये वाला जो है वो 3B जो पॉइंट बन रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ मनी सप्लाई के बढ़ने से क्या होता है, ये आगे बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि जो रिज़र्व का है ये आगे बढ़ जाता है, रिज़र्व सप्लाई इंक्रीज़ हो गया, 0.3 बना देंगे इसको, और ये बन गया आपके पास 3 इक्विलिब्रियम का 0.3 B बन रहा है। ठीक है,
जो शिफ्टिंग हो रही है ये वाली वो 3 है, मगर जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वो 3 भी बन रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट करने के लिए मनी सप्लाई इंक्रीज टू एम एस डबल डैश एट इक्विलिब्रियम पॉइंट 3 भी, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो ये I2 बन गया था वो कम हो गया, तो इस इंटरेस्ट रेट के गिरने की वजह से एग्रीगेट डिमांड मज़ीद आगे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड का आगे शिफ्ट होना पॉइंट 3B पे, ये 3 की शिफ्टिंग, ये जो है हमारे इक्विलिब्रियम या सस्टेनेबिलिटी को और मज़ीद ख़राब कर रहा है, ठीक है। नॉट एबल टू सस्टेन या अटेन, ठीक है। तो अब हम क्या है कि हम एक तरफ देख रहे हैं कि मनी सप्लाई को कांस्टेंट करने से हमें प्राइसेस और आउटपुट जो है वो सस्टेन हो रहे थे, मगर इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट करने से नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे हम ये रिज़ल्ट निकालेंगे, पॉलिसी डिसाइडेड to maintain the initial money supply, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये समझ आ गया होगा। बाकी दो केसेस आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे, इसके पार्ट B में इंशाल्लाह मिल जाएंगे।